जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास शुरू किए हैं कल से, और इतिहास में हम लोग उसका काल विभाजन देखे थे कि किस तरह हम लोगों को इतिहास पढ़ना है। इतिहास में हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें ना तो लिखित विवरण हो और ना ही उसे पढ़ा जा सके, और आद्य ऐतिहासिक ऐसा होता है जिसमें लिखित विवरण तो हो लेकिन पढ़ा ना जा सके। और जो ऐतिहासिक काल होता है इसमें लिखित विवरण भी होता है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि जो इतिहास के जनक हैं हेरोडेट्स हैं, और उनकी जो पुस्तक है वो क्या है, हिस्टोरिका है। और इतिहास के जनक के रूप में संज्ञा इनको किसने दी थी, मान्यता किसने दिया था? एक रोमन वैज्ञानिक या दार्शनिक थे, सिसरो। और जो इतिहास की पुस्तक हिस्टोरिका है, किस युद्ध के बारे में उसमें वर्णन है? पेनोसियन ना। ठीक, उसके बाद हमने बताया था जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसको हम पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, पाषाण काल में विभाजन करते हैं। और पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और इसी में ताम्र पाषाण काल आता है ना। तो ये तीन काल हम लोग पढ़ चुके थे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में एक पॉइंट और राइट करते हैं कि आग का प्रयोग। देखो जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? देखिए इसमें आग सीख, आग के बारे में जान गया था ना, आग के बारे में जान गया था। और उसके साथ साथ क्या था, जो हथियार थे, जो हथियार थे वो कैसे थे, बड़े थे ना। और यहां पर क्या हुआ था, मानव जो था वो किस तरीके था, खाना बदोश टाइप में था ना। किसमें था? खाना बदोश, अर्थात उसको अपने सिर्फ भूख से मतलब रहती थी ना। और यहां पर क्या बनाया गया था, चित्र बनाना सीख गया था ना, चित्र बनाना सीख गया था ना। और जो चित्र बनाना सीखा था इसके साक्ष्य भीमबेटका कहां, मध्य प्रदेश में मिलते ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण, मध्य पाषाण इसमें क्या हुआ था, इसमें जो तुम्हारा अंतिम संस्कार होता ना, अंत्येष्टि ना, अंत्येष्टि के बारे में जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ जो हथियार थे, हथियार का जो आकार था वो कैसे हो गया था, पहले की अपेक्षा छोटा हो गया था ना। और जो छोटा हो गया था, जो हथियार छोटे हो गए थे, इसी को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। और जो साक्ष्य मिले थे वो प्रतापगढ़ से मिले थे ना, यूपी के प्रतापगढ़ से मिले थे। दो स्थान थे, कौन कौन? हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़े थे नवपाषाण काल ना। क्या पढ़ा था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम लोगों ने क्या देखा था, वो आवास, आवास उसका हो गया। आवास के साथ साथ क्या हो गया, कृषि हो गया। कृषि के साथ साथ क्या हो गया था, पशुपालन हो गया था ना। पशुपालन के साथ साथ क्या हो गया था, पहिया हो गया था, मटका हो गया था, घड़ा जिसको कहते हैं ना, घड़ा हो गया था। और यहीं पर, यहां पर आग के बारे में, आग की खोज कर लिया था ना, यहां पर आग की खोज कर लिया था। अगला पॉइंट यहां पर राइट कर लेते हैं, यहां पर आग का क्या हो गया है, प्रयोग। यहां पर आग की खोज हो गई ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, आग का प्रयोग। तो नवपाषाण काल में एक पॉइंट राइट करते हैं। इतना हम लोग कल पढ़ चुके ना, इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम अगला पॉइंट राइट करते हैं नवपाषाण काल में। देखिए आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ, आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। जो पाषाण काल है, पाषाण काल के बारे में किसने बताया था, पाषाण काल के बारे में किसने बताया था, ब्रूसफुट। किसने? ब्रूसफुट। और मानव द्वारा खोजा गया पहला उपकरण कौन सा था, पलवरम, हथौड़ी। पहला पाला गया पशु कौन था, कुत्ता। अनाज कौन था, जौ और गेहूं ना। ठीक, अगला नोट पॉइंट के अंतर्गत एक हेडिंग नोट पॉइंट डालो, और नोट पॉइंट के अंतर्गत कुछ हम लोगों को हेडिंग पढ़ना है।
एक स्थान है कोलीडवा। हाँ, यहां से क्या होता है, देखिए ये जो कोलीडवा है ना, ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, जो भ्रंश घाटी ना, बेलन घाटी या भ्रंश घाटी जो इलाहाबाद सिंगरौली के क्षेत्र के आसपास आता है, यहां पर क्या हुआ था, जो चावल है ना, क्या जो चावल है, चावल के बारे में जो जानकारी मिलती है यहीं से मिलती है। कहां से, कोलीडवा से ना। तो राइट करिए। देखो यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ है, बेलन घाटी में ना, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सिंगरौली वाला हिस्सा आ जाता है। राइट कर लीजिए। हो गया। अगला पॉइंट राइट करते हैं, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 राइट करिए, चिरांद। चिरांद, देखिए ये बिहार में है। कहां पर है, बिहार में। यहां से क्या हुआ था, यहां से क्या हुआ तो कोई बता सकता है। यहां से प्रचुर मात्रा में चिरांद, चिरांद कहां पर है, बिहार में। यहां से प्राचीन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हड्डी से बने हथियार मिले थे। क्या मिले थे, हड्डी से बने हथियार मिले थे। क्या मिले थे, हथियार या उपकरण। तो यहां से क्या मिला था, हड्डी के उपकरण मिले थे। हड्डी के क्या मिले थे, उपकरण मिले थे। और ये है कहां, चिरांद। चिरांद है कहां पर, बिहार में। कोलीडवा कहां है, उत्तर प्रदेश में। कहां है, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट, तीसरा नंबर, दमदमा। तीसरा नंबर क्या है, दमदमा। दमदमा क्या है, दमदमा स्थान है ना, यहां पर क्या साक्ष्य मिले थे। देखिए अधिकतर हम लोग ये जानते हैं, जैसे जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो जो कब्र बनाया जाता है, जो गड्ढा खोदा जाता है, उसमें एक गड्ढे में एक ही मनुष्य को रखा जाता है। लेकिन दमदमा नामक स्थान पर एक कब्र में 3 लोगों के कंकाल मिले थे। एक कब्र में कितने लोगों के, 3 लोगों के कंकाल के साक्ष्य मिले थे। तो राइट कर लीजिए। देखिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल मिले हैं। कोलीडवा से क्या मिला था, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से क्या मिला है, हड्डी के उपकरण मिले हैं प्रचुर मात्रा में। और जो दमदमा नामक स्थान है, यहां पर यह देखा गया ऐसे साक्ष्य मिले कि जो कब्र तो एक ही है, लेकिन उसमें कंकाल कितने हैं, 3। अर्थात एक कब्र में कितने मनुष्यों को दर्शाया, मतलब दफनाया जाता था, 3 लोगों को। कितने लोगों को, 3 लोगों को। राइट कर लीजिए सभी लोग। अगला पॉइंट राइट करते हैं, मेहरगढ़। ये कहां पर है, ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। मेहरगढ़ कहां पर है, हाँ पाकिस्तान और बलूचिस्तान ना। देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि में भी किसके साक्ष्य मिले हैं, जौ और गेहूं के। तो राइट कर लीजिए, कृषि के साक्ष्य ब्रैकेट में राइट कर लीजिए, जौ एवं गेहूं मिले हैं। और कहां मिले हैं, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच, पहाड़ियों के बीच किसके साक्ष्य मिले हैं, कृषि के ना। और कृषि के साक्ष्य में कौन कौन से, हाँ जौ और गेहूं ना, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और ये है कहां पर, मेहरगढ़ है कहां पर, पाकिस्तान और बलूचिस्तान ना।
और किन पहाड़ियों के बीच, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और कृषि में भी कौन सी, जौ और गेहूं। हो गया। अगला राइट करिए बुर्ज होम, अगला पॉइंट राइट करिए बुर्ज होम, इसको मिटा दिया जाए। बुर्ज होम ये कश्मीर में है, कहां पर है, कश्मीर में। देखिए यहां पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, जानकारी के लिए पढ़ लो। इसमें क्या हुआ था, यहां पर ये देखा गया, कहां पर है, कश्मीर में। इसमें यह देखा गया कि जो कब्र होती है ना, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। किसको दफनाया गया है, कुत्ते को। जाहिर सी बात, कंकाल के माध्यम से साक्ष्य ही है, प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्यों के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो राइट कर लीजिए कि मालिक के साथ कुत्ते, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। राइट कर लीजिए सभी लोग। हो गया। एक और राइट करिए, लेहुरा देव। लेहुरा देव कौन सा नंबर होगा, छठवां, छठवां ना। ये बताइए चावल के साक्ष्य कहां से मिले थे, कोलिडवा ना, कहां से, कोलिडवा। ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश, सिंगरौली घाटी ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आए नवीनतम चावल के स्रोत कहां मिले हैं, नवीनतम चावल के स्रोत के साक्ष्य कहां मिले हैं, तो लेहुरा देव। तो राइट कर लीजिए, नवीनतम चावल के स्रोत के साक्ष्य मिले हैं, नवीनतम चावल के स्रोत के साक्ष्य मिले हैं। हो गया। अगली हेडिंग डालिए, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल किन दो पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं, सुलेमान और कीर्थर ना। ठीक। कहां पर, मतलब ये देखा गया है कि 3 कंकाल मिले हैं। हाँ ठीक। राइट करिए, ताम्र पाषाण काल। अगली हेडिंग क्या है हमारी, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, देखिए पहला चीज, ये पाषाण काल का अंतिम समय था, क्योंकि पाषाण काल हम कितने भाग, पाषाण काल प्रागैतिहासिक, देखिए एक होता है प्रागैतिहासिक ना, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। और इसी पाषाण काल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, अगला नव पाषाण काल, अगला क्या है, ताम्र पाषाण काल ना। तो ये पाषाण काल का अंतिम काल है कि नहीं है। अच्छा, इसका अन्य नाम, इसको हम किस अन्य नाम से जान सकते हैं, कोई बता सकता है, ताम्र पाषाण काल का अन्य नाम क्या हो सकता है। क्या हम इसको उत्तर पाषाण काल नहीं कह सकते, उत्तर का मतलब होता लास्ट, अंतिम। तो पाषाण काल का अंतिम ना, पाषाण काल का अंतिम ना, तो इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, उत्तर पाषाण काल। तो राइट कर लीजिए, इसे उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ये पाषाण काल का अंतिम काल है। 2 पॉइंट तो यही राइट कर लीजिए।
और इसी समय देखिए ताम्र है ना, ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा। तो यहां पर किसकी खोज हो गई है, तांबे की। यहां पर किसकी खोज हो गई है, तांबे की। तो राइट कर लीजिए, तांबे की खोज हो गई है, या तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज हुई। देखिए अगर क्वेश्चन आए मानव द्वारा खोजा गया पहला उपकरण कौन सा था, पलवरा हथौड़ी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा ना। तो अगला पॉइंट राइट करिए, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, पहली धातु कौन सी है, तांबा है। क्या है, तांबा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, जब तांबे की खोज हो गई है ताम्र पाषाण काल में, तो यहां से क्या होगा, औद्योगिकरण का विकास शुरू होगा। क्या शुरू होगा, औद्योगिकरण का विकास शुरू होगा। और यही औद्योगिकरण आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। तो राइट कर लीजिए इच्छा हो तो, कि यहीं से औद्योगिकरण शुरू हुआ, या इसी समय से औद्योगिकरण शुरू हुआ। और जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी ना, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां थी, ये कैसी थी, ये कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी, कृषक ग्रामीण संस्कृति थी इनकी, संस्कृति ना। राइट कर लीजिए। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कैसी थी, कृषक ग्रामीण संस्कृति थी ना। अर्थात किसान थे, और वो कहां रहते थे, कहां रहते थे, गांवों में रहते थे। लेकिन अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां पर रहेंगे, गांव में रहेंगे कि शहरों में, शहरों में रहेंगे ना। तो क्वेश्चन आता है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कैसी थी, तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। अगली हेडिंग डालिए, प्रमुख संस्कृति। प्रमुख संस्कृति, प्रमुख संस्कृति। कहां से चावल के नवीनतम साक्ष्य मिले हैं, चावल के नवीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, लेहुरा दे ना। लेकिन चावल के साक्ष्य कहां मिले हैं पुराने, सबसे पहले, हाँ कुलडावा, दमदमा नहीं ना। ठीक, अगली हेडिंग क्या है, प्रमुख संस्कृतियां। प्रमुख संस्कृतियां, इसके अंतर्गत पहली हेडिंग डालिए, बनास आबलिक आहड़ संस्कृति। बनास आबलिक आहड़ संस्कृति। और ये बनास या आहड़ संस्कृति कहां पर है, कहां पर देखने को मिली है, राजस्थान। कहां पर, राजस्थान। कहां पर देखने को मिली है, राजस्थान। इस संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल थे, जाहिर सी बात है अगर वो संस्कृति देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र उसका होगा ना भाई। कोई रीत रिवाज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसका एक कोई क्षेत्र होगा ना। तो राइट कर लीजिए, क्षेत्र में गिलुंड, 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 आहड़, बालाथल। गिलुंड, आहड़ और बालाथल, ये क्या थे, इस संस्कृति के क्या थे, स्थल थे। क्या थे, स्थल थे। कौन कौन, गिलुंड, आहड़ और बालाथल। ठीक, जो आहड़ है ना, इसको ताम्रवली भी कहते हैं। अगला पॉइंट राइट करिए, आहड़ को ताम्रवली भी कहते हैं। और ये बनास नदी के तट पर यह संस्कृति देखने को मिली थी।
जो दूसरी हमारी संस्कृति है वो कौन सी है? कायस्थ संस्कृति। कौन सी संस्कृति? कायस्थ संस्कृति। और कायस्थ संस्कृति कहां देखने को मिलती है? कहां पर? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। और अगर हम स्थल की बात करते हैं, स्थल की बात करते हैं तो कायस्थ, कायस्थ खुद एक स्थल है। कायस्थ राइट कर लीजिए और एरड़ राइट कर लीजिए। एरड़ और कायस्थ राइट कर लीजिए। एरड़ और कायस्थ। देखिए सुनिए, जो एरड़ ना, अगला पॉइंट राइट करिए। जो एरड़ है ना, एरड़ से प्राप्त अभिलेख से, कहां से? एरड़ के प्राप्त अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो अगला पॉइंट राइट करिए, एरड़ के प्राप्त अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरड़ के प्राप्त अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरड़ से प्राप्त अभिलेख से क्या मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो दो हो गए ना। पहला हमारी संस्कृति कौन सी पढ़े? बनास या आहड़ संस्कृति, राजस्थान में है, बनास नदी किनारे। इसके प्रमुख स्थल गिलुंड, आहड़ और बालाथल है। दूसरी हमारी कायस्थ संस्कृति है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसके जो प्रमुख स्थल हैं एरड़ और कायस्थ हैं। और एरड़ जो है, एरड़ के प्राप्त अभिलेख से ही सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का। किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का। तीसरा राइट करते हैं, जोरवे संस्कृति। कौन सी संस्कृति? जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति कहां पर देखने को मिली है? महाराष्ट्र। कहां पर देखने को मिली है? महाराष्ट्र। इसका जो पार्टिकुलर राज्य था, जो आज का वर्तमान क्या है? महाराष्ट्र। राइट कर लीजिए, महाराष्ट्र। स्थल में लिख लिए दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे, दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे, नेवासा, ये स्थल हैं। ये स्थल हैं। राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए, जो ताम्रपाषाण काल जो ताम्रपाषाण काल था ना, उस युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। तो अगला पॉइंट क्या राइट करोगे? ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव थी। ताम्रपाषाण काल के या काल की सबसे बड़ी बस्ती ना, सबसे बड़ी बस्ती, सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। कौन सी थी? इनाम गांव। हो गया? इतनी बात समझ में आई हम लोगों को? तो हम लोग पहला जो इतिहास का काल था कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल ना। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग चार भागों में बांट कर पढ़े हैं। प्रागैतिहासिक को मुख्यतः तो पाषाण काल था। पाषाण काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक, सॉरी, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल का ही नाम हमने क्या बताया था? उत्तर पाषाण काल। क्या बताया था? उत्तर पाषाण काल ना। ठीक, अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, आद्य ऐतिहासिक काल।
अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल में हमने क्या बताया था? आद्य ऐतिहासिक काल में क्या बताया था? देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित विवरण तो है ना, लेकिन इसकी जो लिपि लिखी गई है, जिस लिपि में ये लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सकता ना। तो जाहिर सी बात है, इसका भी जो हम अध्ययन करेंगे वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो पहली चीज इसमें क्या होगा? लिखित विवरण तो था इसका, लिखित विवरण तो था, लेकिन जिस लिपि में ये लिखा गया था ना, जिस लिपि में लिखा गया था इस समय, उस लिपि को पढ़ना असंभव था ना। तो लिखित विवरण तो था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था ना, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। इतनी बात समझ आई? ठीक। तो इस काल की जानकारी के जो साधन है वो क्या है, जो स्रोत है वो क्या है? इस काल के जो जानकारी के स्रोत हैं वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। तो स्रोत इसके क्या है? जानकारी के स्रोत क्या है? पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य ना। तो इसकी जो जानकारी हम करेंगे वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करेंगे। किस आधार पर करेंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। और इसी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी के अंतर्गत हमारी प्रमुख हेडिंग फिर से आएगी, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? ये सिंधु नदी के किनारे थी, ये जो सभ्यता थी ये कहां पर थी? सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सुनिए, हमने क्या बताया था कि जो इसके स्रोत हैं, स्रोत का संसाधन या स्रोत के साधन क्या हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिलते कैसे हैं? जब हम खनन करेंगे, जब हम खुदाई करेंगे ना, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हम लोग पहली खुदाई किए थे वो हड़प्पा नामक स्थान पे किए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। समझ में आई बात? हमने क्या बताया? क्योंकि इसकी जो जानकारी हम लोग करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करेंगे, और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो पहली बार खुदाई जिस स्थान पर की गई थी, जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक। तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये था ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है ना। और इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंतर्गत जो पहली खुदाई की गई थी ना, पहली खुदाई कहां पर की गई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था ना। पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। राइट कर लीजिए दोनों पॉइंट। अच्छा, इसकी जानकारी किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। और सर्वेक्षण किसने किया? अच्छा, सर्वेक्षण और जानकारी में अंतर समझ पा रहे हो ना? ठीक। किसने सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। कनिंघम याद आ रहा ना कल की क्लास के? हाँ, जेम्स कनिंघम। अर्थात जानकारी तो चार्ल्स मैसन ने दे दिया। जैसे मान लीजिए आपने ये बताया कि यहां पर
यहां पर ये चीज हो सकती है, आप जानकारी दे दिए कि यहां पर ये चीज हो सकती है, लेकिन अब उस पर जाकर सर्वेक्षण कौन कर रहा है, निगरानी कौन कर रहा है? तो इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो सर्वेक्षण किया था वो किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था? जेम्स कनिंघम। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? 13 लाख। और जो इसका आकार है, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता है या ग्रामीण? तो शहरी ना। तो अगला पॉइंट हम लोग राइट करते हैं, ये है शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। अच्छा ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, जानकारी हो गई, सर्वेक्षण हो गया, लेकिन इसका नामकरण भी तो किया गया होगा। भाई जाहिर सी बात है कि खोज कोई दूसरा भी कर सकता है, नामकरण कोई दूसरा करेगा। तो राइट करिए नामकरण। नामकरण किसने किया? तो नामकरण किए थे जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। अब सुनिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग पहली जो खुदाई किए हैं वो कहां पर किए हैं? हड़प्पा। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? मार्टिमल व्हीलर। किसने दिया? मार्टिमल व्हीलर। इसको मिटा दें, लिखिए हड़प्पा सभ्यता नाम मार्टिमल व्हीलर ने दिया। किसने दिया? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने इसको क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता। कौन सा नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। और जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। हो गया। हड़प्पा संस्कृति किसने कहा था? ये तो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? मार्टिमल व्हीलर। हम क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति किसने कहा? हड़प्पा संस्कृति किसने कहा? अर्नेस्ट मैके। किसने? अर्नेस्ट मैके ने इसको क्या कहा? क्या कहा इसको? हड़प्पा संस्कृति कहा। क्या कहा? इतनी बात समझ में आई। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, कालक्रमानुसार या कालक्रम। अगली हेडिंग डालिए कालक्रम। ये बात समझ में आ गई। हमने बताया कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में इसका कोई लिखित विवरण तो मिलता है, लेकिन जो लिपि में लिखा गया है उसको हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते ना। और इसके अंतर्गत पहला जो हम पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका जो अध्ययन करते हैं, पहली बार जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा ना। और हमने बताया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और ये कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा हमको मिलती है? चार्ल्स मैसन। देखिए मैट्रापाई में अगर कंफ्यूजन हो तो वो संबंधित वही नाम माना जाएगा ना। और इसकी जो सर्वेक्षण, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वेक्षण का कार्य किया था, किसने किया था? जेम्स कनिंघम। और जो इसका नामकरण किया था कि ये नई सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जाना जाएगा, वो व्यक्ति कौन थे? जॉन मार्शल। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसने दिया? मार्टिमर व्हीलर ने। और इसी का नाम हड़प्पा संस्कृति किसने दिया? किसने दिया? अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। मैके के नहीं सही लिखा था? मैके। अब यही से साफ राइटिंग नहीं हो सकती ना, राइटिंग इतनी अच्छी है। हो गया अर्नेस्ट मैके। तो अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? कालक्रम।
अर्थात इसका समय क्या था, तो कालक्रम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कार्बन डेटिंग पढ़ेंगे। C14 जो होता है ना, तो कार्बन डेटिंग विधि से किसी भी चीज की आयु ज्ञात की जाती है ना भाई। जैसे हम लोग कहीं पर है, कोई भी चीज है अगर साक्ष्य है तो उसको कैसे पता लगाएंगे ये इतने वर्ष पुरानी है, तो कार्बन डेटिंग C14 विधि का प्रयोग किया जाता है ना। इसका प्रयोग किया जाता है C14, या इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग विधि। और इसी को हम क्या कहते हैं? C14 विधि। क्या कहते हैं? C14 विधि। और इसके अंतर्गत जो था 2300 BC से 1750 BC तक। कब तक? 2350 से 1750 BC तक। 2300 BC का ना, 2350 नहीं। देखिए कहीं कहीं पर 2500 BC दिया, जो कि गलत है। कुछ पुस्तकों में एक दो जगह 2500 BC मिलता है, वो गलत है, 2300 सही है। इतनी बात समझ में आई? देखिए जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी के जो पुस्तकें बताती हैं कार्बन डेटिंग विधि से, तो जो कार्बन डेटिंग विधि या C14 विधि है, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2300 BC से 1750 BC तक है। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी होते ना, क्या होती है? एनसीईआरटी होती है, इसमें क्या हुआ है, इसमें 2600 BC से बताया गया है। कितने समय से बताया गया है? 2600 BC से बताया गया है। और 2600 BC से कब तक का बताया गया है समय? 1900 BC तक। कितना बताया गया है? 19। अर्थात हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसका कब से कब तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो इसके साक्ष्य मिले हैं, जो समय का अनुमान लगाया गया है, वो 2300 BC से 1750 BC तक है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो समय है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक है ना। और जो एक प्रमुख व्यक्ति हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया था? जॉन मार्शल भी हम लोग पढ़े ना, क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता ना। तो जॉन मार्शल, अगला राइट करिए, जॉन मार्शल, मतलब जॉन मार्शल के अनुसार समय कितना है? जॉन मार्शल के अनुसार समय कितना है? तो 3250 BC से, कब से? लिखिए 3250 BC से 2750 BC। 3250 BC से 2750 BC तक। हो गया? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, बताइए भाई। पिक्टोग्राफी या पिक्टोग्राफ। और पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्रात्मक। क्या होता है? चित्रात्मक। तो राइट करिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, इसको मिटा दिया जाए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? पिक्टोग्राफ। कैसी है? पिक्टोग्राफ। और पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्रात्मक। ये भी राइट कर लीजिए। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्रात्मक। अच्छा ये बताइए जो हम लोग राइट करते हैं, जो हमारी हमारी लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है या दाएं से बाएं लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो पिक्टोग्राफ था, जो चित्रात्मक था, ये जो लिपि थी, ये किधर से किधर को लिखी जाती थी? दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? तो राइट कर लीजिए इस लिपि के अंतर्गत दाएं से बाएं, इस लिपि के अंतर्गत दाएं से बाईं ओर लिखते थे। हो गया? देखिए
सुनिए, हमने बताया जो हड़प्पा सभ्यता है, जो इसकी लिपि है, इसकी लिपि पिक्टोग्राफी या चित्रात्मक है, जिसके अंतर्गत हम दाएं से बाएं ओर लिखते हैं। और जो दाएं से बाएं ओर लिखते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रूस्टोफेडन। इसी को क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफेडन, अर्थात जो लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, इसी के लिए हम इसको क्या नाम दिया है? बुस्ट्रोफेडन। राइट कर लीजिए। और जो सबसे ज्यादा जो चित्र पाए गए हैं, ये लिपि कैसी है? चित्रात्मक है ना? कैसी है? चित्रात्मक है। और जो चित्रात्मक है तो जाहिर सी बात इसमें चित्र रहेंगे ना। तो क्वेश्चन आता है कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो इसके अंतर्गत सर्वाधिक चित्र दो चीजों के मिले हैं, एक तो मछली के मिले हैं और एक जो अंग्रेजी का यू होता है ना, अंग्रेजी का यू। तो राइट कर लीजिए, इसके अंतर्गत अंग्रेजी के यू आकार के चित्र तथा मछली के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी के यू आकार तथा मछली के चित्र प्राप्त हुए हैं। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।